हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद द जीनियस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हिंदी की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो उससे आगे हम अब इस क्लास में पढ़ेंगे। वो एक डेमो के तौर पे क्लास थी हमारी, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पूरे बेस से हमें कैसे पढ़ना है, इस क्लास से पूरी तरह से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी कि हम किस तरीके से और किस शेड्यूल में हमें हिंदी को पढ़ना है। तो देखिए, वर्णमाला हमारी चल रही थी, तो वर्णमाला में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी हम सबसे पहले आज स्टार्टिंग करेंगे वर से लेके स्वर। पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी व्यंजन होंगे उस व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्णमाला जो है वो मिक्सचर है स्वर और व्यंजन के क्वेश्चनों का। जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न बनते हैं वर्णमाला से, तो वो ऐसे ही उसी स्तर पे बनते हैं। जैसे स्वरों के बारे में पूछ लिया, व्यंजनों के बारे में पूछ लिया, सगो सरगोश के बारे में पूछ लिया। तो पहले हम स्वर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जैसे स्वर हमारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद पढ़ना चालू कर देंगे। तो चलो, जैसे मैं बताऊँ, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। और वर्णमाला में जो मैं तुम्हें पिछली क्लास में करा चुका हूँ, हम उसका भी रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में हम कुछ प्रॉपरली नया पढ़ेंगे। जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, हम उसका भी रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम नए सिरे से फिर चालू कर देंगे। तो देखिए, वर्णमाला मैं बता चुका हूँ कि वर्णों के क्रमबद्ध सुसज्जित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे वही होते हैं हमारे का से लेके आगे चल, आपको पता ही है एक ही क्रम से क ख ग ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी वर्णमाला है। और वर्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि वर्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। तो वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर भी आप बोरिंग फील ना करें, दोबारा से देख लें, ठीक है। जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें वर्ड कहते हैं। देखिए, जिसके हम टुकड़े ना किए जा सके, सबसे छोटे से छोटा वर्ड कोई भी हम लिख देंगे जिसके हम टुकड़े ना कर पाएँ, वो क्या है, वर्ड है। अगर यदि हमने उसके टुकड़े कर दिए तो वो तो वर्ड नहीं रह जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा माँ, तो माँ तो एक वर्ड है, प्रॉपरली वर्ड दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बना हुआ है माँ, ठीक है। और अगर हमने इसके टुकड़े कर दिए, जैसे ये तोड़ दिया मैंने, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो अब अगर मैं यदि इसको आपके सामने रख दूँ ऐसे लिख के, तो आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा क्या है, पर इसे आप पहचान लोगे कि ये एक वर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद आएगा अक्षर। अक्षर क्या होता है, देखो, जिसे नष्ट न किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। क्यों नष्ट ना किया जा सके। देखिए, क्षर का मतलब क्या होता है, क्षर का मतलब होता है जिसे हम नष्ट कर सकते हैं या जो नष्ट हो गया, वो तो क्षर का मतलब ये हो गया, जो नष्ट हो गया उसे क्षर कहेंगे। जैसे ही हम इसके आगे उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर। अ का मतलब होता है अ एक ऐसा शब्द है जो कई भाषाओं को क्या नेगेटिव में चेंज कर देता है। जैसे मैं कहूँ सत्य, उसके आगे जैसे मैंने अ लगा दिया, क्या हो गया, असत्य। सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य, सच, और असत्य मतलब झूठ हो गया। जैसे ही ऐसे उसी प्रकार ये है, क्षर का मतलब होता है कि मतलब जो नष्ट हो गया या जो नष्ट हो सकता है। और जैसे मैंने अ लगा दिया तो क्या हो गया, अक्षर, मतलब जो नष्ट नहीं किया जा सके, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन होगी जिसे नष्ट ना किया जा सके, और दूसरा है आपका कि वर्णों के मौखिक रूप को ही क्या अक्षर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, दूसरी डेफिनेशन है कि वर्णों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। देखिए, आज की क्लास से हमने स्टार्ट कर दिया प्रॉपर हिंदी।
आज की क्लास तो मैंने इससे पहले भी हमने हमारी एक हो चुकी है, पर उस क्लास में हमने क्या बताया है कि वर्डों के बारे में, मतलब जो भी हम वर्णमाला के बारे में बता चुके हैं, वर्ड के बारे में बता चुके हैं, और हम व्यंजन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता चुके हैं। पर आज की क्लास से ये है कि एक स्तर से क्लासेस चलेंगी आपकी, कुछ भी छूटेगा नहीं। यदि कुछ भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, वर्णमाला के कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पर प्रॉपर आप जो है देखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। तो जिसे नष्ट न किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर की एक और डेफिनेशन है कि वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, देखिए अब मैं बात करूं ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि होती है, देखिए प्रत्येक वर्ड के पास अपनी एक आवाज होती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ड के पास अपनी एक आवाज होती है। तो देखिए प्रत्येक वर्ड के पास अपनी एक आवाज़ होती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं कहूँ क, तो क के पास एक अपनी एक ध्वनि है। मैं कहूँ अ, आगे पास भी अपनी एक ध्वनि है। मैं कहूँ म, तो माँ के पास भी अपनी एक ध्वनि है। मतलब ये नहीं है कि क मैंने यहाँ पे बोल दिया और म मैंने यहाँ पे बोल दिया। तो अब इसको ये नहीं है कि ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे क्यों, जुड़ ही नहीं सकते। कैसे, कि का अपने आप में एक अलग ध्वनि है और माँ की अपने आप में एक अलग ध्वनि है, तो ये तो अलग है। पर कहीं ना कहीं जैसे ये, अब मैं आपसे कहूँ जैसे क है, माँ है, र है, क्या है, ये एक ध्वनि है और ये एक वर्ड भी है, एक अक्षर भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि क्या, सॉरी, ये बर्ड है, ये क्या है, बर्ड है, ठीक है। तो देखिए ये क्या, ये वर्ड है, ये अक्षर है, ये ध्वनि है, ये तीनों की तीनों चीज़ें मैं कहूँ कि ये कहीं ना कहीं एक ही है, ठीक है। क्योंकि वर्ड का मतलब भी यही वर्ड है, ये जो है म क ख जो भी है। अक्षर का मैं मतलब आपको बता चुका हूँ कि वर्डों के, भाई वर्डों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं, है तो ये वर्ड ही, ठीक है। ध्वनि भी ये वर्ड ही है, ठीक है। क जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये वर्ड है, ये अक्षर, ये ध्वनि, ये तीनों मैं कह सकता हूँ ये कहीं ना कहीं तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं अभी तो हमने ये पढ़ लिया। और देखिए अगर मैं कहूँ जिसे नष्ट ना किया जा सके, देखो वर्ड के बारे में बात करूँ तो वर्ड जिसके और अधिक टुकड़े ना किया जा सके उसे वर्ड कहते हैं। अक्षर की बात करूँ जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। वर्डों के मौखिक रूप को ही हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ध्वनि की बात करूँ, प्रत्येक वर्ड के पास अपनी एक आवाज़ होती है। ये मैंने सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये नष्ट कैसे नहीं हो सकते, देखिए नष्ट ऐसे नहीं हो सकते। मैं बात करूँ ये जो हमारी ये ध्वनियाँ हैं, क म जो भी आ, ये जितने भी हैं ये प्रकृति की देन है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाई हैं। इसलिए भाई जिसे हमने मनुष्य ने बनाया ही नहीं, ये भाई नेचुरल है। और जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो तो इसे हम नष्ट हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो ये हम पढ़ लिए हैं, अब इससे अब आगे पढ़ेंगे। व्याकरण शास्त्रियों ने व्याकरण का निर्धारण दो तरीके से किया है, एक तो भाषा विज्ञान के तरीके से और दूसरा व्याकरण के तरीके से, ठीक है। एक भाषा विज्ञान के तरीके से, दूसरा व्याकरण के तरीके से। क्वेश्चन जो आपको पूछ जाते हैं वो दो तरीके से पूछ जाते हैं, या तो भाषा विज्ञान लिख के दे देगा या फिर व्याकरण लिख के दे सकता है। ज़रूरी नहीं है दे, पर दे सकता है। पर हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, हमें पढ़ना तो सब कुछ है। देखिए क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि व्याकरण, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे दिया, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भाषा जो हम बोलते हैं वाक्य, ठीक है, भाषा
या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर मैं ऑप्शन दूँ आपको, ध्वनि, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, या फिर क्या मैं दे दूं आपको व्यंजन। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है देखिए व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई। देखिए ये वो सवाल में आपसे ये भी कह सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, जरूरी थोड़ी ना ये दे ही दे आपको, नहीं देगा, ये तो हम लिख दे, ये हमने लिख दिया है आपको बताने के लिए, ये आपको हम समझा रहे हैं कि छूटना कुछ भी नहीं चाहिए भाई। किसी भी कारण या कैसे भी करके पूछ लिया उन्होंने कि व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से, पूरा नहीं आएगा, या व्याकरण की दृष्टि से पूछ ले या भाषा विज्ञान की दृष्टि से पूछ ले, या हो सकता है ऐसे ना पूछे या ऐसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, या ये कह सकता है कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई। भाई पूछ तो कुछ भी सकता है भाई, पूछ के थोड़ी ना पूछेंगे वो हमसे कि हमें क्या पूछना है। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं, हमें बस ये सीखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर और व्यंजन। तो अब मैं कहूँ आपसे कि मैंने तो अभी आप ये बताओगे कि सर आपने तो अभी हमें ये तीनों की तीनों बताए थे कि ध्वनि भी एक है, वर्ण भी एक है, अक्षर भी एक है, तीनों की तीनों। अगर मैं ये आपसे कुछ भी कहूँ कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये तीनों की तीनों एक हैं, ठीक है। तो देखिए तो हमारा आंसर ये वाला होगा, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है, क्योंकि पिछली अभी हमने जस्ट पहले से अभी हमने आपको बताया था कि वर्ण, अक्षर और ध्वनि ये तीनों के तीनों तो एक ही होते हैं। तो देखिए यदि हमारा ऑप्शन में अगर ये तीनों की तीनों अगर तीनों एक साथ हैं ये वाले, तो सबसे पहले हमारा जो प्रीफरेंस रहेगा वो हम ध्वनि को देंगे। उसके बाद अगर ध्वनि नहीं है, जैसे मान के लिए ध्वनि मैंने यहाँ से हटा दिया, बचे यहाँ पे ऑप्शन ये वर्ण और अक्षर, ये तो आपको पता है ये तीनों उत्तर तो तीनों में से होगा, बाकी कुछ भी दे दे, पर बाई किसी भी कारण बस अगर ये ध्वनि छोड़ दिया तो हम किसको लगाएंगे, वर्ण को, उसके बाद वर्ण को लगाएंगे नंबर 2 पे, ठीक है। यदि वर्ण भी ना हुआ तो फिर तो हमारा फिर अक्षर होगा ही होगा, फिर नंबर 3 पे हम क्या लेंगे, अक्षर, तो हमारा ये होगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले बस यही होगा, यही आता है और यही देगा, आप कन्फ्यूज ना हो किसी भी क्वेश्चन में कि ये ऐसे आ सकता है ऐसे आ सकता है, पर ये आएगा तो यही आएगा ऑप्शन में, ये होना ही होगा, आता ही 100% ये होता ही है। पर कैसे भी करके किसी भी कन्फ्यूजन में आके वो इन्हें भी पूछ ले तो हम इन्हें भी दे देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा आपका भाषा या वाक्य की सार्थक सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी या कह लो न्यूनतम या कह लो लघुत्तम, लघुत्तम कह लो, ठीक है, इकाई। इकाई, ठीक है। तो भाषा या वाक्य की सबसे छोटी न्यूनतम लघुत्तम इकाई क्या होगी। तो देखिए अब इसमें से हम आंसर क्या देंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर, फिर इसमें से कुछ नहीं होगा, फिर इसमें से कुछ नहीं होगा, फिर क्या होगा, क्योंकि इसने सवाल में एक चेंजिंग दे दी, उन्होंने चेंजिंग दे दी, क्या सवाल में पूछ लिया सार्थक। और सार्थक क्या होता है, देखिए सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। एक हम पढ़ेंगे जब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे या शब्दों के बारे में, जब शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, पर स्पेशली ये सार्थक और निर्थक जो होता है शब्दों के भेद होते हैं, ये एक सार्थक होता है एक निर्थक होता है। सार्थक का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब होना, किसी चीज़ का मतलब होना, किसी चीज़ का अर्थ होना। जैसे मैं कहूँ खाना वाना, जैसे किसी ने कहा हमसे कि खाना खा लो, ठीक है, तो आप गुस्से में हो तो आप क्या बोलोगे, मैं नहीं खा रहा खाना वाना,
मैं नहीं खा रहा खाना वाना, खाने का तो उस जगह पे अर्थ है कि मैं नहीं खा रहा खाना। अब वाना क्या होता है, वाने का हमें नहीं पता वाना क्या होता है, तो वो एक निरर्थक शब्द हो गया। खाना तो सार्थक शब्द हो गया, निरर्थक क्या हो गया, वाना शब्द हो गया। जैसे मैं कहूँ कि मैं नहीं पी रहा पानी वानी, या आप कहो मैं नहीं पी रहा पानी वानी, तो पानी का तो मतलब पता है आपको कि क्या है, पानी का मतलब तो पानी है, पर वाणी का मतलब क्या होगा, उस जगह पे वाणी का मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो एक निरर्थक शब्द हो गया। क्या हो गया, निरर्थक। तो मैं कह सकता हूँ कि जिसका अर्थ हमें पता है वो तो सार्थक शब्द हो गया, और जिसका अर्थ हमें नहीं पता है वो क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो अब आपको पता होगा सार्थक, सार्थक का मतलब होता है, सार्थक क्या होता है, सार्थक जो होते हैं वो शब्द होते हैं, सार्थक क्या होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, सार्थक क्या होते हैं, शब्द होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँगा या आप ये कहो कि सर यहाँ तो हम ध्वनि को लगाएंगे या वर्ड को लगाएंगे या अक्षर को लगाएंगे, तो भाई वर्ड की मैं बात करूँ तो वर्डों की तो ध्वनि होती है जो हमारे मुंह से निकलती है, क ख ग घ, ये क्या है, एक ध्वनि है। ठीक है, तो जब भी अगर पूछे सार्थक, भाषा या वाक्य सार्थक, सार्थक का मतलब हो गया शब्द, क्योंकि जिसका अर्थ हो उसे क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई या लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी, आंसर होगा आपका का शब्द, ये हो जाएगा आपका शब्द आंसर। ठीक है, तो भूलना नहीं कभी भी, अगर ये पूछे कि भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई, न्यूनतम इकाई, तो आप कहोगे वर्ड है। ठीक है, ध्वनि है, अक्षर। अगर इसी सवाल में चेंजिंग करके उन्होंने ये पूछ लिया कि भाषा या वाक्य की क्या सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए या सार्थक छोटी इकाई बताइए, तो उस केस में हम करेंगे शब्द। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यदि मैं पूछूंगा आपसे, कैसे, ये तो आपको पता हो गया। वही, क्योंकि आपको पता ही है कि व्याकरण शास्त्रियों ने व्याकरण को कितने दो तरीके से बांटा है, एक तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से, एक व्याकरण की दृष्टि से। सवाल तो आपको कैसे भी करके पूछ सकता है। तो सवाल देखिए, थर्ड नंबर हमारा सवाल क्या हो जाएगा इसमें से, तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा आपका कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ड है, तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी भाषा की। तो ये सवाल है हमारा, देखिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात तो हमने पहले कर ली कि ध्वनि होती है, वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं। जो हमारा जैसे हमारे आंसर आएंगे हम उसी के हिसाब से बात करेंगे आंसर में, क्योंकि ये जो वर्डों वाले ये सवाल होते हैं ना, जो भेदों वाले क्वेश्चन होते हैं, ये डिपेंड होते हैं ऑप्शन पे। जैसे हम कोई भी हम ऑप्शन करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, समास हमारे प्रकार के होते हैं 6। ठीक है, आप सभी को पता ही है। अगर ऑप्शन में अगर 4 हो तो 4 भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे कर्मधारय समास और द्वंद्व समास दोनों के दोनों किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में। ये उसके भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन में हमारा क्या आता है। भाषा, अब मैं बात करूँ कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी। देखिए भाषा, जिस हम भाषा से हम कभी भी बोलते हैं, जैसे हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, रचना पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका कहीं ना कहीं एंड होता है एक सेंटेंस पे। जैसे मैं आपसे एक कहानी पढ़ूँ, या हम पढ़ते हैं बचपन में कि राजा के 4 पुत्र थे। ठीक है, और वे चारों के चारों पुत्र वीर थे। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ख़त्म, ये जो भी पैराग्राफ है, जो भी अध्याय, जो भी चैप्टर हमारा ख़त्म कहाँ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है हमारा एक सेंटेंस पे। उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वाक्य। ठीक है, तो एक बार में हम एक वाक्य बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, बड़ी से बड़ी इकाई क्या बोल सकते हैं, वाक्य तो बोल पाएंगे। यदि आपसे हम कहें कि मतलब वाक्य से वाक्य के अलावा, तो ये हम मानते हैं कि पूरी की पूरी अध्याय चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एंड, सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो वाक्य पे जाके एंड हो जाता है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। देखिए समझा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि किताबों में हमने देखा है, पढ़ा है, बहुत सारी किताबें भी हमने पढ़ी हैं, तो पढ़ी ही हैं। समझना एक अलग बात है कि समझ में आ जाए हमारे। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य की सबसे बड़ी इकाई।
सबसे बड़ी इकाई। बाकी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? अब बाकी की सबसे बड़ी इकाई तो सर नहीं पता, बाकी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? बाकी की सबसे बड़ी इकाई, अब तो बाकी पहले भाषा की पूछी, भाषा की वाक्य हुई, अब बाकी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? देखिए बाकी की सबसे बड़ी इकाई ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप ही बताओगे। अब देखिए कि भाषा की इकाइयों को यदि मैं आरोही और अवरोही क्रम में लिखूँ तो किस प्रकार से लिखूँगा? तो मैं लिखूँगा, देखिए सबसे पहले आएगी ध्वनि, ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले दिखाई दे, सबसे पहले आएगी ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, और वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्दांश, और शब्दांश के बाद शब्द आएंगे, शब्द के बाद आएंगे पद, जिसे हम पद बंद भी बोल देते हैं, पद बंद भी बोल देते हैं, और उपवाक्य भी बोल देते हैं, उपवाक्य भी बोल देते हैं, और वाक्यांश भी बोल देते हैं, वाक्यांश। और वाक्यांश के बाद आएंगे आपके क्या? वाक्य, और वाक्य के बाद आएंगे आपके अनुच्छेद, और अनुच्छेद के बाद आएंगे क्या? अध्याय, या कह लो क्या? रचना कह लो, या पुस्तक कह लो, या ग्रंथ कह लो, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको? तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से देख लो। वाक्यांश के बाद वाक्य, ठीक है, और वाक्य के बाद वाक्य, ठीक है, वाक्यांश हो गया, वाक्यांश के बाद वाक्य हो जाएगा, और वाक्य के बाद आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद अध्याय, ठीक है। अध्याय को ही हम ग्रंथ भी बोल देंगे, पुस्तक भी बोल देंगे, और रचना भी बोल देंगे। यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्दांश, शब्दांश के बाद शब्द, पद, पदबंध, वाक्य, वाक्यांश, फिर वाक्य आएगा, अनुच्छेद, अध्याय। ये यदि देखिए मैं, ये हमारा है आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है, सबसे छोटा। ध्वनि के बाद फिर वर्ण बनते हैं, वर्ण के बाद अक्षर बनते हैं, अक्षर के बाद शब्दांश बनते हैं, शब्दांश के बाद शब्द, फिर पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, ग्रंथ, पुस्तक और रचना। तो देखिए ये ध्वनि है। सबसे पहले जब भी हम एक बोलेंगे, एक ध्वनि होगी, एक साउंड होगा, एक साउंड निकलेगी, उसके बाद जो साउंड जो रूप धारण करेंगे किसका करेंगे? साउंड करेंगे। उसके बाद वर्ड का कहते हैं, एक वर्ड तो बोल के दिखा, तो पहले बोलेगा एक ध्वनि के रूप में तो बोलेगा, एक साउंड के तौर पे ही तो बोलेगा, तो एक साउंड निकालेंगे, ठीक है। बोलते हैं एक वर्ड तो बोल के दिखा, तो ये वर्ड होता है जो हमारी ध्वनि की प्रवृत्ति होती है, एक ध्वनि के तौर पे बोलेंगे, फिर एक वर्ड के रूप में निकलेगा, और वर्ड जो एक अक्षर का रूप धारण कर लेगा, फिर शब्दांश बनेंगे। शब्दांश शब्द से छोटा होता है, ठीक है, तो वो फिर शब्दांश बन जाएगा, शब्दांश से फिर शब्द बनेंगे, शब्द से हमारे पद बनेंगे, वही जैसे हम पदबंध भी बोल देते हैं, वाक्यांश भी बोल देते हैं, उपवाक्य बोल देते हैं, वाक्यांश। ये हमारे इंग्लिश में बोले सब सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस से छोटा ये वाक्य। उसके बाद वाक्यांश के बाद वाक्य बनेंगे जो कि सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस के बाद अनुच्छेद, पैराग्राफ जो होते हैं वो बनेंगे, फिर आपके पास अध्याय, चैप्टर बनेंगे। यदि मैं रिवर्स से बात करूँ, पीछे से मैं जाऊँ, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने देखा हो सबसे बड़ी क्या होती है? एक पुस्तक ही तो होती है। पुस्तक के अंदर जैसे बात करूँ रचना, रचना लिखी जाती है बहुत बड़ी, जो पुस्तक में ग्रंथ भी लिखे जाते हैं, अध्याय भी होते हैं। अध्याय जैसे बोलते हैं चैप्टर, चैप्टर जो हमने देखे होंगे तुमने जब हमारी जो किताबें होती हैं तो उनमें चैप्टर जो होते हैं उनमें लिखा होता है अध्याय। तो अध्याय के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं, जो कि पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ जो बड़े बड़े पैराग्राफ आपने देखे होंगे उन्हें हम अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद के अंदर जो हमारे होते हैं वो सेंटेंस होते हैं, जैसे हम वाक्य बोलते हैं। वाक्य जो होते हैं एक शेड्यूल में होते हैं, यहाँ से मान के लिए यहाँ से एक वाक्य चालू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये वाक्यों से बनते हैं अनुच्छेद, ठीक है। और जो वाक्य बनते हैं वो पद से बनते हैं। पद जो अभी हम कराएंगे, छोटा सा
जो पद होता है, जैसे मैं बोलूँ कमल का फूल, कमल का फूल, तो ये क्या है, ये क्या है, ये पद है, पूरा नहीं हुआ अभी ये। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या कि कमल जल में खिलता है, या मैं आपसे बोलूँ कि राजा का महल, राजा का महल, क्या ये पद है, अब ये पूरा नहीं हुआ। जैसे ही मैं इस पद को पूरा कर दूंगा कि राजा महल में रहता है, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वाक्य। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जो हमारे पद होते हैं, पदबंध होते हैं, जैसे हम उपवाक्य बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं, तो उनसे बनता है वाक्य, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे पद तक तो हम आ चुके थे, ठीक है। जो पद बनते हैं वो शब्द से बनते हैं। शब्द किसे बोलते हैं, शब्द के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसका एक सार्थक मीनिंग हो, जिसका एक मीनिंगफुल वर्ड हो, जिसका एक मतलब हो, वो शब्द होता है। जैसे कमल, कमल का मतलब है, ठीक है। अब कमल, नमक बोलूँ, नमक का भी एक अर्थ है, नमक को आपको बताइए नमक का क्या अर्थ है, कमल का भी पता है आपको कमल का अर्थ है। कमल का एक फूल भी होता है, किसी का नाम भी होता है। राजा का मैं बोलूँ, राजा भी एक शब्द है, क्योंकि राजा अपने आप में भाई एक शब्द है, एक मतलब है। राजा किसी का नाम भी हो सकता है। राजा एक स्वामी भी होता है जो प्रजाओं के ऊपर रहता है। तो ये एक शब्द है, शब्दांश इससे छोटे होते हैं। बात करूँ अक्षर की, अक्षर को आपको पता ही है, वर्ड की भी आपको पता है, कहीं ना कहीं ध्वनि की बेसिक आपको ध्वनि का भी पता है कि ध्वनि क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, ये जिस माध्यम से हमने ये आपको पढ़ाया है, जिस माध्यम से हमने आपको ये कराया है, तो उसके बारे में हम देखें कि वाक्य की सबसे बड़ी इकाई, वाक्य की सबसे बड़ी इकाई। अब मुझे बताइए, वाक्य जो है उसके अंदर सबसे बड़ा क्या होता है भाई? वाक्य के अंदर सबसे बड़ा तो क्या होता है? ये होता है पद होता है। वाक्य जो बनता है वो पद से बनता है, पदबंध से होता है, और वाक्य से बनता है, वाक्यांश से होता है। तो हम प्रीफरेंस जो देंगे पद, अरे प्रीफरेंस तो सब होते हैं, ये डिपेंडेंट ऑप्शन होता है, ये जरूरी थोड़ी ना कि पद ही दे दे, पदबंध भी दे दे, वाक्य भी वो दे दे, वाक्यांश भी दे दे। तो वाक्य की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? आती जो है वो पद ही आती है, ठीक है, पद। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। अब जैसे मैं आपको डायरेक्टली लिखा देता कि वाक्य की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो ये होती है, पर आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये निकला कैसे है, ये होता क्या है। जैसे अब किसी की भी पूछ ले, शब्द की पूछ, शब्दांश हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे अनुच्छेद की सबसे बड़ी वाक्य हो जाएगा, ग्रंथ की पूछ ले अनुच्छेद हो जाएगा, पुस्तक की पूछ ले तो ये हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप किसी का भी जवाब आसानी से दे सकते हो। तो ये होती है, ये एक क्वेश्चन बनते भी हैं और यहीं से प्रश्न इसके बनते हैं। तो चलिए इससे आगे। तो देखिए, अब चलो जान लेते हैं कि वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अक्षर क्या होता है, नहीं, वर्ड के बारे में, वर्ड शब्द, पद और वाक्य। वर्ड, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं पद के बारे में 2-3 लाइन लिखा दूंगा आपको कि पद किसे बोलते हैं। देखिए, पद शब्दों का सार्थक, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह पद कहलाता है। देखिए, एक तो ये है कि शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और दूसरा होता है आपका कि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं, ठीक है। एक है आपका कि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो शब्दों का सार्थक समूह एक तो पद कहलाता है, पद की दूसरी डेफिनेशन है कि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। विभक्ति युक्त, अब आप ये कहोगे विभक्ति कौन से वाले शब्द होते हैं सर? देखिए, जिस शब्दों के जो मतलब एक जोड़ दे, जो हम कारक पढ़ेंगे, वो कारक डिपेंड है विभक्तियों के चिन्हों पर। कर्ता ने, कर्म को, कर से संप्रदान के लिए, ये जो भी हैं सारे के सारे कारक, ये सारे के सारे कारक जो विभक्ति युक्त चिन्हों पर डिपेंड हैं। तो यही है कि जो शब्दों के बीच में का आ जाए, जैसे राजा का महल, ठीक है, सोने की चिड़िया,
तो ये कहीं ना कहीं विभक्ति युक्त चिन्ह यही होते हैं जो एक जोड़ देते हैं, तो यही हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन है इसकी, जो तीसरी डेफिनेशन है इसकी वो है कि जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये शब्द पद बन जाते हैं, ठीक है। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये पद बन जाते हैं, पद बन, ठीक है। तो ये शब्द पद बन जाते हैं। यहाँ शब्द लिख लीजिए, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये शब्द पद बन जाते हैं, ये शब्द, ठीक है, ये शब्द क्या पद बन जाते हैं। तो यही है, ठीक है, ये पद की डेफिनेशन हो गई है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक दिखाई तो दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। चलो मैं बात करूँ वाक्य के बारे में, तो छोटी सी लाइन वाक्य के बारे में और लिख लो कि पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह क्या वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। देखिए सार्थक का मतलब तो आपको पता ही है कि सार्थक का मतलब क्या होता है। सार्थक का मतलब यही होता है मीनिंगफुल वर्ड, अरे जिसका मतलब हो उसे सार्थक कहेंगे। तो पद के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो शब्दों का सार्थक समूह होता है वो पद कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं, विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद के बारे में तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये शब्द पद बन जाते हैं। जब शब्दों का वाक्यों में प्रयोग हो तो ये शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। और हमने वाक्य के बारे में पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया वाक्य के बारे में, वाक्य के बारे में हमने पढ़ा कि पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, देख लीजिए आप, पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहलाता है। वर्ड की बात करूं तो वर्ड के बारे में मैंने बात करा, जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे ये मैंने क लिख दिया, ये लिख दिया मैंने माँ, ये लिख दिया मैंने ला, ठीक है। तो ये एक वर्ड है, क भी एक वर्ड है, म भी एक वर्ड है और ल भी एक वर्ड है। अगर मैं बात करूं शब्द की, शब्द का आपको बताइए मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। तो मैं इसको मैं बात करूं तो ये कमल, भाई कमल का अर्थ तो कुछ भी हो सकता है, कमल का तो कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कि फूल भी होता है। देखिए पद की मैं बात करूं तो पद के बारे में लिखा है शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। एक तो शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए, दूसरा विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। विभक्ति युक्त कहीं ना कहीं वो जुड़े होने चाहिए किसी एक चीज़ से, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कमल का फूल, तो देखिए विभक्ति युक्त चिन्ह आ गए, जुड़े हुए हैं। कमल का फूल, फूल जुड़ा है क से, का से, ठीक है। कमल का फूल, फूल काय का, कमल का, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और वाक्य की मैं बात करूं, वाक्य के बारे में हमने पढ़ा है कि पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो इसका सार्थक समूह होना चाहिए, एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए पूरा। तो मैं आपसे कह दूं कि कमल जल में कमल जल में खिलता है। तो वर्ड ये हो गए आपके, शब्द ये हो गए, पद ये हो गए और वाक्य ये हो गए। जहाँ तक कि सबकी मैं डेफिनेशन आपको लिखा चुका हूँ, सबकी ओवरऑल सब कुछ समझा चुका हूँ, सबको सबके बारे में बता चुका हूँ। वर्ड कैसे कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े न किया सके वर्ड कहते हैं। शब्द कैसे कहते हैं जो मीनिंगफुल एक वर्ड हो। शब्दों के बारे में मैं लिखा चुका हूँ, शब्दों के बारे में बता चुका हूँ। पद के बारे में मैंने बता दिया, कमल का फूल। जैसे मैं बात करूँ शब्दों का सार्थक समूह पद कहलाता है, विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये शब्द पद बन जाते हैं। मैं बात करूँ वाक्य की तो पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब ये है कि आपको पहले वर्ड समझना पड़ेगा, वर्ड ये, इसके बाद आपको शब्द समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वर्ड नहीं समझोगे तब तक शब्द समझ में नहीं आएगा। जब तक आप शब्द नहीं समझ में आएगा तब तक आप पद को नहीं समझ सकते, और जब तक आपको पद समझ में नहीं आएगा तब तक आप वाक्य को समझ नहीं सकते। तो इन चारों का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि हमने आपको जितना आज बताया, जितना आज पढ़ाया, वो आपको सब समझ में आया होगा। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आपको समझाया, वो सब समझ में आ गया होगा। और आगे की क्लास पर आगे लेंगे फिर, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में
हम आपको और कुछ समझा देंगे जो भी है, आगे जितना भी आगे पढ़ाना है। आगे हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में, आगे हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर कौन कौन से समृद्ध स्वर, जितने भी स्वर से क्वेश्चन बनते हैं और उससे आगे हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा भाई। ठीक है।